हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्क्स वंडर्स में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं राजभाषा एस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। दोस्तों, आपका प्यार और सपोर्ट ही है जो हम आज अपने 20वीं क्लास में हैं। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 19 यानी 19 क्लास ले चुके हैं राजभाषा एस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल में, ये 2024 में। तो जो लोग दोस्त नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमारा चैनल आपके प्रिपरेशन में एक महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है। हमारा ये चैनल जो है उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे में होने वाले डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमिटी which was formed on the recommendation of the official language commission। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के रिकमेंडेशन से जो कमिटी बनी थी उसका फर्स्ट चेयरमैन कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत जो थे ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी के रिकमेंडेशन से बनाई गई कमेटी के पहले चेयरमैन थे। पहले चेयरमैन कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विच कमिटी रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन द प्रोपगेशन ऑफ हिंदी इन एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। तो हिंदी का प्रचार प्रसार के लिए कौन सी कमेटी जो है प्रोग्रेस को रिव्यू करती है? तो इसका सही आंसर है हिंदी सलाहकार समिति। हिंदी सलाहकार समिति क्या करती है? किसी भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में हिंदी के प्रचार प्रसार के विस्तार प्रोग्रेस को क्या करती है? रिव्यू करती है। कौन सी कमेटी? हिंदी सलाहकार समिति। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, what is the name of the software available on the website of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs for translation from English to Hindi? तो क्या बोला गया है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कहाँ अवेलेबल है? डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, जो क्या होता है होम मिनिस्ट्री द्वारा जो है चला जाता है, उसके वेबसाइट पे हिंदी से इंग्लिश के ट्रांसलेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है? इसका सही आंसर है कंठस्थ। क्या है इसका सही आंसर? कंठस्थ ऐप जो है, कंठस्थ सॉफ्टवेयर जो है, ये क्या करता है? हिंदी इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, which was the main language used for the official purpose of the Union of India up to the year 1965। तो 1965 तक कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज था? ऑफिशियल पर्पस के लिए कौन सा लैंग्वेज था? तो सही आंसर है इंग्लिश। 1965 तक इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है फाइनेंस से रिलेटेड। पूछा गया है, इन यूनिफाइड शेड्यूल ऑफ पावर यानी एसओपी, शेड्यूल ऑफ पावर इशूड बाय रेलवे बोर्ड यानी एमएसओपी, वर्क्स मैटर आर कवर्ड इन विच पार्ट। तो वर्क्स मैटर जो है वो कौन से पार्ट में कवर्ड होते हैं? तो सही आंसर है पार्ट ए। जितने भी वर्क्स मैटर से रिलेटेड, शेड्यूल ऑफ पावर मतलब क्या है कि कोई भी वर्क से रिलेटेड किसके पास कितनी ऑथोरिटीज है, डीआरएम के पास कितनी है, एचओडी के पास कितनी है, पीएचओडीज के पास कितनी है, जीएम के पास कितनी है, रेलवे बोर्ड के पास कितना पावर है किसी भी वर्क्स मैटर से रिलेटेड सैंक्शन करने का। तो ये सब कहाँ पे लिखा हुआ है? पार्ट ए में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है? मॉडल एसओपी जो है, शेड्यूल ऑफ पावर जो है, उसमें लिखा हुआ है पार्ट ए में। अब जानते हैं अलग अलग पार्ट में कौन सा रिलेटेड है। तो अभी पार्ट ए में क्या आता है? वर्क्स मैटर आते हैं। पार्ट बी में क्या आता है? मेडिकल से रिलेटेड मैटर आता है। पार्ट ए में वर्क्स, पार्ट बी में मेडिकल, पार्ट सी में आता है मिसलेनियस मैटर्स, पार्ट डी में स्टोर रिलेटेड मैटर, पार्ट डी में क्या आता है? स्टोर रिलेटेड मैटर्स आता है। पार्ट ई में क्या आता है? कॉमर्शियल से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं पार्ट ई में आता है।
पार्ट एफ में क्या आता है, इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं पार्ट एफ में आता है। पार्ट जी में क्या आता है, सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर। पार्ट ए में वर्क से रिलेटेड, पार्ट बी में मेडिकल से रिलेटेड, पार्ट सी में मिसलेनियस, पार्ट डी में स्टोर, पार्ट ई में कॉमर्शियल मैटर, एफ में इस्टेब्लिशमेंट मैटर, जी में सिक्योरिटी मैटर आता है। तो ये था मॉडल एसओपी। एमएसओपी में मेंशन अलग अलग पार्ट्स में जो दिए गए हैं मैटर्स, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो पूछा गया है इस्टेब्लिशमेंट से पूछा गया, अंडर विच रूल रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट इज प्रोहिबिटेड। तो वो कौन से रूल के अंतर्गत, मतलब रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल के कौन से रूल के अंतर्गत जो है प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट जो है या ट्रेड जो है वो नहीं किया जा सकता। तो इसका मेंशन किया गया है रूल नंबर 15 में। रूल नंबर 15 के अंतर्गत कोई भी रेलवे कर्मचारी क्या है, किसी भी प्राइवेट ट्रेड या एम्प्लॉयमेंट में भाग नहीं ले सकते। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी फॉर इंटेंसिव स्टाफ इज डैश पर वीक। तो जो इंटेंसिव कैटेगरी के स्टाफ है उनका पर वीक का जो स्टैंडर्ड आवर ऑफ ड्यूटी है वो कितना है, टोटल 48 आवर करना होगा उनको किसी एक वीक के दौरान। कौन से कैटेगरी के स्टाफ को, इंटेंसिव कैटेगरी के स्टाफ। आइए जानते हैं अलग अलग कैटेगरी के स्टाफ का जो स्टैंडर्ड आवर ऑफ ड्यूटी है। जो इंटेंसिव कैटेगरी के स्टाफ है उनका 42 आवर, जो कंटिन्यूस कैटेगरी के स्टाफ है उनका 48 आवर, जो इसेंशियली इंटरमिटेंट कैटेगरी के स्टाफ है वो 48 आवर प्लस उसमें क्या है 12 से लेकर 24 घंटे तक एडिशनल ड्यूटी आवर्स हो सकता है। मैक्सिमम जो है कितना जा सकता है, जो इंटेंसिव कैटेगरी का स्टाफ है उनको मैक्सिमम जा सकता है 45 आवर पर वीक। कंटिन्यूस कैटेगरी के स्टाफ का जो स्टेट्यूटरी लिमिट है वो कितना जाएगा 54 आवर ऑफ वीक, और जो इसेंशियली इंटरमिटेंट है उनके लिए 75 आवर ऑफ वीक। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंटिन्यूस कैटेगरी के स्टाफ जो है उनका स्टेट्यूटरी लिमिट ऑफ ड्यूटी पर वीक कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 54 आवर पर वीक, 54 आवर पर वीक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है एडमिसिबल ज्वाइनिंग टाइम फॉर रेलवे सर्वेंट अंडर ट्रांसफर इज डैश डेज प्रोवाइडेड डिस्टेंस बिटवीन द न्यू स्टेशन टू वेयर ट्रांसफर्ड एंड ओल्ड स्टेशन इज 2001 किलोमीटर। अभी क्या है कि कोई भी रेल कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। स्टेशन ए से लेके स्टेशन बी में ट्रांसफर हो जाता है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 2001 किलोमीटर है। तो उस केस में उसे कितना मिलेगा 15 डेज का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। वहीं अगर 1000 से ज़्यादा, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा पर 15000 किलोमीटर से कम रहेगा, 1000 से 1500 किलोमीटर, 1000 से 1500 किलोमीटर तक के बीच में रहेगा तब उसे मिलेगा 10 दिन। 1500 से ज़्यादा रहेगा, 1500 से ज़्यादा पर 2000 से कम, 1500 से ज़्यादा पर 2000 से कम रहेगा, इसके बीच में रहेगा तब क्या होगा, उसको मिलेगा 12 दिन। और 2000 से ज़्यादा दिनों तक, 2000 से ज़्यादा 2000 किलोमीटर से ज़्यादा रहेगा तो उसमें मिलेगा 15 डेज। कितना मिलेगा 15 डेज। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड। द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज एप्लीकेबल टू। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ये सभी ऑल गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय के अंतर्गत जो आता है, ये सभी पे लागू होता है। सभी राजपत्रित और राजपत्रित जितने भी कर्मचारी हैं, ऑल गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय के लिए रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल जो है वो लागू होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है under disciplinary and appeal rule while passing order for imposing a penalty disciplinary authority should invariably pass। तो किसी को भी सजा देने से पहले डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को स्पीकिंग ऑर्डर पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्पीकिंग ऑर्डर पास करने पड़ेगा कि हाँ इसको ये पनिशमेंट दिया जाए
जाने वाला है, दिया जा सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले स्पीकिंग ऑर्डर पास करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है, विच कैटेगरी ऑफ पास पीटीओ फैसिलिटीज एडमिसिबल टू ग्रुप ए और ग्रुप बी रेलवे एम्प्लॉय। तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। आप सभी लोग इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन दे कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के रेलवे एम्प्लॉय है उन्हें किस कैटेगरी का पास या पीटीओ का फैसिलिटी अवेलेबल होता है, एडमिसेबल होता है। ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, What action has railway servant to ensure as per rule 311 of railway service conduct rule। तो जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 है उसका रूल नंबर 311 ये बोलता है कि सभी रेलवे एम्प्लॉय को एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, बोले तो अपने कर्तव्य के प्रति संपूर्ण निष्ठा बनाए रखना चाहिए। ये कौन बोलता है, ये बोलता है रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 का रूल 311। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, फॉर विच पर्पस स्टैंडर्ड फॉर्म 7 इज यूज्ड अंडर रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म किस लिए यूज होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज होता है अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 7 का यूज होता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है परजेंटिंग ऑफिसर। परजेंटिंग ऑफिसर जो है, परजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करना होता है, परजेंटिंग ऑफिसर के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करना होता है, ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो ही गया फॉर अपॉइंटिंग इंक्वायरी ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following act provide the payment by certain classes of employment to their workmen of compensation for injury by accident। तो वो कौन सा एक्ट है जिसके तहत अगर किसी एम्प्लॉय का क्या होता है, ड्यूटी के दौरान कोई इंजरी हो जाता है, दुर्घटना के कारण कोई इंजरी हो जाता है, तो उसके दौरान उसको जो कंपनसेशन मिलेगा वो किस एक्ट के तहत मिलेगा। तो सही आंसर है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया था कि किन किन कंडीशन में अगर दुर्घटना हो जाता है ड्यूटी के दौरान तब भी उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। उसमें था कि अगर कोई शराब के नशे में है, अगर कोई शराब के नशे में है, या फिर जानबूझकर क्या होता है, सेफ्टी के साथ खिलवाड़ करता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उस केस में भी उसे क्या मिलेगा, कंपनसेशन नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन इज एडमिसिबल फॉर पेंशनर इन ओल्ड पेंशन स्कीम ऑन अचीविंग 100 ईयर्स ऑफ एज। तो जो लोग क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं और क्या होता है उनका 100 साल पूरा हो जाता है, 100 ईयर्स अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं तो जितना उनको पेंशन मिलता है उसका 100% क्या होगा, रिवाइज्ड बेसिक पेंशन होगा। क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, मतलब दुगना जितना मिलता है उनका दुगना मिलने लगेगा उसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जैम। जैम क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जैम क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो जैम से रिलेटेड कौन सी बात जो है यहाँ पे सत्य नहीं है। तो जैम में क्या होता है, सर्विस नहीं दिया जाता, इसमें क्या होता है सिर्फ मटेरियल का सप्लाई होता है।
इसमें कोई सर्विस नहीं दिया जाता। तो ये जो होगा ये क्या होगा, जैम से रिलेटेड ये बात क्या है, गलत है। जैम कैन नॉट बी प्रोक्योर ऑन सर्विस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड ऑन जैम। बाकी ये सारे बात सही है। इट ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, ये ट्रांसपेरेंसी लाती है। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इज फुल्ली डिजिटल, इसमें क्या होता है, कोई भी सामान खरीदना होता है तो वो क्या होता है, फुल्ली डिजिटल होता है। साथ ही साथ इट प्रोवाइड कंटिन्यूअस वेंडर रेटिंग सिस्टम, ये क्या होता है, वेंडर का कंटिन्यूअस रेटिंग सिस्टम बताता है कि उस वेंडर का कैसा रेटिंग है, कि उसने पिछले जो सप्लाई दिए थे उसका गुणवत्ता है, क्वालिटी है वो कैसा था, उसमें उसका रेटिंग मिलता है। तो ये सब चीजें जैम में होती है। क्या नहीं होता है, सर्विस नहीं दिया जा सकता। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये आज का हमारा अंतिम सवाल है। नेक्स्ट है CPGRAMS का फुल फॉर्म क्या है, क्या पूछा गया है, CPGRAMS। तो सही आंसर है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या है CPGRAMS का फुल फॉर्म, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस एंड रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जो है इसका फुल फॉर्म है। तो इसी के साथ यही समाप्त होता है। जो लोग हमारे ऐप के लिए हमें मॉनेटरी सपोर्ट करना चाहते हैं, ये है हमारा फोन पे। साथ ही साथ जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियोस को लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।